बच्चों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी के बारे में। पहले आप इन दोनों क्वेश्चंस को नोट करो और इसका जवाब दो मुझे कि क्या आ रहा होगा। ठीक है, इन दोनों को नोट करो और इसका जवाब दो, फिर आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अपनी अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, अगली फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। और ये प्रॉपर्टी है हमारी एलॉय फॉर्मेशन, कुछ उसी तरह से मिलती जुलती जैसे इंटरस्टेटियल कंपाउंड हमने बनाया था। इसके अंदर सेम डी ब्लॉक के मेटल्स को हम कंबाइन करते हैं। एलॉय फॉर्मेशन, ये एलॉय फॉर्म क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो ट्रांजिशंस मेटल होते हैं उनके अंदर साइज में जो होता है वो बहुत कम डिफरेंस होता है, ड्यू टू सेम साइज ये एलॉय फॉर्म होते हैं। फॉर्मेशन कैसे होता है? सिंपली आप दो को मिक्स कर दो, यानी जिसकी क्वांटिटी कैसी है, लार्ज है, उसको हम कहते हैं होस्ट। जो कम क्वांटिटी में है उसको गेस्ट कहते हैं। इनको फ्यूज्ड कर दो, हीट कर दो, इससे आपका एलॉय फॉर्म हो जाता है कूल करने के बाद। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एलॉय जो हैं वो आपको याद रखने हैं, या आपने पहले भी पढ़े होंगे। ब्रास, ब्रॉन्ज और स्टेनलेस स्टील। और आपका इलेक्ट्रिकल फ्यूज। ये आपका होता है किसका किसका एलॉय? ये आपका होता है कॉपर और जिंक एलॉय। ये आपका है कॉपर और टिन का एलॉय। स्टेनलेस स्टील है आपका आयरन, क्रोमियम और निकेल का एलॉय। ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रिकल फ्यूज है वो आपका लेड और टिन का एलॉय होता है। ठीक है, मोस्टली डी ब्लॉक से बन रहे हैं, मोस्टली। ठीक है ना, फ्यूज वाला छोड़ दो तो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्यों आई? क्योंकि साइज कैसा है, सेम है, कुछ खास नहीं इसके अंदर, बस ये चीजें हैं जिस पर बेस क्वेश्चन में भी पूछ लिया जा सकता है। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी है आपकी मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ एटोमाइजेशन। मतलब सॉलिड मेटल को गैसियस मेटल में कन्वर्ट करना है, उसमें जो हीट आप दे रहे हो उसको आप क्या कहते हो? हीट ऑफ एटोमाइजेशन कहते हो। ठीक ना, एम सॉलिड को एम गैसियस में चेंज करना है। अच्छा, ये बात किस बात पर डिपेंड करती है कि मेल्टिंग पॉइंट या हीट ऑफ एटोमाइजेशन किन में ज्यादा होगा? ये इस बात पर डिपेंड करती है कि जो मेटल का ये जैसे कॉपर मेटल है, इसके अंदर ये कॉपर के एटम है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खूब सारे मूव कर रहे होंगे, उतना ही, यानी किसी स्ट्रक्चर में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर जाएंगे। वो स्टेबल स्टेबल नहीं है, वो इजीली मूव कर जाएंगे इसके अंदर। तो जिसके अंदर खूब सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, खूब सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इस इलेक्ट्रॉनिक सी के अंदर, वहां पर इन मेटल मेटल के न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे। ठीक है, यानी ये जो है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा, फोर्स उतना ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा,
हीट ऑफ एटॉमाइजेशन भी उतना ज्यादा। ठीक है, इसके लिए एक ग्राफ बना हुआ है अपने पास। ग्राफ है मेल्टिंग पॉइंट और एटॉमिक नंबर के बीच का। तो ये जो ग्राफ आता है, ये ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है। इस ग्राफ में कुछ ये चीज चलती, कुछ ऐसा ग्राफ है, इधर ऐसे ऐसे ऐसे, इधर स्कैंडियम से चालू हुआ ऐसे, इधर पीक, फिर इधर वैली, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, इस टाइप से। ठीक है, यानी यहां पर स्कैंडियम है, फिर बढ़ते जाओ, यहां क्रोमियम है, Mn में डिप है, और फिर यहां पर ये जिंक है, नीचे है इधर। ठीक है, यहां पर क्रोमियम में पीक का लॉजिक तो समझ में आता है कि भाई क्रोमियम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d5, खूब सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, खूब सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, खूब सारा यहां इलेक्ट्रॉनिक सी होगा, खूब सारा इलेक्ट्रॉनिक सी होगा, तो फोर्सेस ज्यादा होंगे, और इस केस में जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या कर जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट आपका बढ़ जाएगा। और हीट ऑफ एटॉमाइजेशन का भी ग्राफ कुछ ऐसा आएगा जहां पर इसका हीट ऑफ एटॉमाइजेशन जो होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्सेस ज्यादा लग रहे हैं। अब मुद्दे की बात यह आती है कि क्या कॉज है कि Mn में डिप आई है। तो इसका एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट ऐसे देते हैं कि वास्तव में Mn के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4s2 और 3d5। चूंकि ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल, ये भी आपका स्टेबल है, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका पूरा कंप्लीट है, ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है। ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इनका मूवमेंट अच्छी तरह नहीं होता, जिससे ये न्यूक्लियस को आपस में अच्छी तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पाते, और इधर एक डिप आती है। यहां तो कुछ है ही नहीं, इस कारण से सबसे नीचे चला गया। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, इसके ऊपर क्रिमिनल, फिर अगर हम इसके आगे की सीरीज के बारे में बात करें तो अगली सीरीज में भी इधर मॉलिब्डेनम आता है, हल्की सी डिप आती है, फिर इसके ऊपर टंगस्टन आता है, हल्की सी डिप आती है। ठीक है, ऊपर जाने पर क्रिमिनल मोस्ट वांटेड, ऊपर जाने पर ये इस तरह से इंक्रीज करता है। यहां पर ऐसा होने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे वाली सीरीज में चलते हैं वैसे वैसे एनर्जी गैप जो है वो कम होता जाता है इन ऑर्बिटल्स के बीच का, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से पार्टिसिपेट कर लेते हैं इस मोशन के अंदर। मतलब एस से निकलता है, डी से भी निकल जाता है, नीचे वालों से भी निकल सकता है। ठीक है, इस कारण से टंगस्टन जो है वो ऐसा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है जितने भी आपके पास मौजूद हैं उन सब में, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उन सब में इसका सबसे ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट। इसीलिए इसका यूज हम करते हैं बल्ब बनाने के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब इसमें दो पॉइंट जो हैं वो ध्यान देने वाले हैं। वो दो पॉइंट हैं, यदि हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर की, इसको मैं यहां नोट करके लिख रहा हूं। यदि हम ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें, Cu, ठीक है, कॉपर सिल्वर गोल्ड में, तो इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आता है वो ये चलता है। ठीक है, स्ट्रक्चर डिपेंडेंट आते हैं, कुछ का HCP होता है, कुछ का BCC होता है, अपन को उस पे नहीं जाना है। ठीक है, और दूसरा है ऑर्डर ऑफ, ये स्पेशली इसके लिए है, ठीक है ना। और अगला है ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ एटॉमाइजेशन, ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ एटॉमाइजेशन।
एटोमाइजेशन, इसका ऑर्डर इसके लिए, किसके लिए, जमाना कदरदान होगा, उसके लिए जो ऑर्डर चलता है वो ऐसा ही चलता है, जमाना कदरदान होगा। ठीक है, मतलब यदि हम इसको बनाएं हीट ऑफ एटोमाइजेशन के लिए तो ऐसा आएगा, इसके नीचे आएगा आपका, ऊपर से ये सीरीज आते आते नीचे आएगी और ये वाली सीरीज का और नीचे आएगा। अगर ये तीन हमने ऐसे बनाई होती ना तो ये होता जिंक, उसके बाद कैडमियम, उसके बाद मरकरी, कुछ ऐसे आता है इनका हीट ऑफ एटोमाइजेशन। ये इनकी फिजिकल स्टेट पर, ये ऑलरेडी लिक्विड है, लिक्विड से गैस में ले जाओगे और कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये दो ऑर्डर आपको ध्यान रखने हैं हीट ऑफ एटोमाइजेशन के वक्त। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी बची है, वो हम लोग जब एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी एक और प्रॉपर्टी बची है, वो एफ ब्लॉक के वक्त देखेंगे, वो प्रॉपर्टी है एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके अंदर ये जो केमिकल है इसके फॉर्मेशन के बारे में, K2Cr2O7। K2Cr2O7 से रिलेटेड कुछ जानकारियां आपको रजिस्टर से पढ़ लेनी है, जो हमने इस टाइप का बनाया था कि किन किन को ऑक्सीडाइज कर देता है, याद आया वो। और दूसरी बात, एक चीज और कि यदि हम, चलो उसको मैं यहां बता दूंगा, एक बार और बोल दूंगा, ठीक है। तो एक चीज ये जो है जो मैंने बताई थी इसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब मैं इसको फॉर्म करने के मेथड के बारे में बात करता हूं। तो एक और होती है जिसको हम बोलते हैं क्रोमाइट ओर, FeCr2O4, या इसको लिखते हैं हम FeOCr2O3। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं Na2CO3 प्लस O2 से। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, यहां से चीजों को ऑक्सीडाइज करता है। ये कितने में है, ये आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये कितने में है, ये आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो एयर क्या करती है, एयर इनको ऑक्सीडाइज करती है और फॉर्म करती है इस चीज को, एक बनाता है Fe2O3, इस चीज को फॉर्म करता है, प्लस क्रोमियम पहुंचता है अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में CrO3। ठीक है, अब जरा एक इंफॉर्मेशन मैं यहां आपको और दे दूं, वो इंफॉर्मेशन ये है कि Fe2O3 जो होता है ये आपका बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, और एक तरह से ये रस्ट है, ठीक है ना, नीचे बैठने वाली चीज है ये। और दूसरा आपका जो Cr2O3 है ये तो एम्फोट्रिक है, जरा याद करो कितने प्रभु थे वो, लेकिन CrO3 जो है ये आपका एसिडिक है। ठीक है, तो ये रिएक्शन समझने के लिए ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखो, यहां पर ये बेस है और ये जो सॉल्ट है वो भी बेसिक सॉल्ट है, इन दोनों की आपस में रिएक्शन नहीं हुई, ये तो खैर यहीं पर रहेगा। इसकी रिएक्शन होगी इसके बेसिक पार्ट के साथ। अब इसके साथ रिएक्शन करानी तो कैसे, सोचो, इसको पानी में घोलो, पानी में घोलोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2O के साथ रिएक्शन करने पर H2CrO4, ये बेस है, बेस रिएक्शन करके क्या बना देगा, Na2CrO4। आई बात समझ में, क्या हुआ यहां पर, CrO3 ने पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, ये बनाया H2CrO4, और फिर ये टूटा आपका, इसको ये भी वाटर में मिला, यहां से क्या चीज बनी, NaOH प्लस क्या बना, H2CO3 जो टूट गया CO2 में और H2O में। NaOH ने इसके साथ रिएक्शन करी और फॉर्म कर लिया Na2
CrO4। ठीक है, ये हमने, ये एस्केप कर गई, ये बाहर निकल गई। अगर ये पड़ी रहती तो ये मीडियम को क्या करती? अगर ये गैस यहां पड़ी रहती, ये चीज यहां पड़ी रहती, तो ये ना बनता। अगर ये पड़ी रहती तो यहीं पर इसको डाइमराइज कर देती, क्योंकि हमको पता है CrO4 -2 सही है। ये यदि आपका एसिडिक मीडियम में लिया जाता है तो ये डाइमराइज होकर बना देता है Cr2O7-2। तो यदि ये बाहर निकल गई तब तो कोई दिक्कत नहीं, ये बन गया। अदरवाइज ये यहीं डाइमराइज हो जाएगा। अब फिलहाल ये बाहर निकल गई और हमने इसको अलग ले गए और इसके अंदर मिलाया क्या? H2SO4, एसिडिफाइड किया। एसिडिफाइड करोगे तो क्या बन जाएगा? यहां ये डाइमराइज हो जाएगा और बना देगा Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4, ये बन गया। Na2Cr2O7 जो बना है, इसका यूज हम लैब में नहीं करते, हम लैब में यूज करते हैं K2Cr2O7 का, क्योंकि ये आपका हाइग्रोस्कोपिक होता है। ये आपका हाइग्रोस्कोपिक होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे जो भी आप M1 V1 M2 V2 लगाने के लिए वेट निकालोगे ना, वो वेट में एरर आएगी आपकी, इसलिए इस चीज का यूज नहीं करते। हम इसके अंदर KCl मिला देते हैं और KCl मिलाकर बनाते हैं क्या? K2Cr2O7, इसका यूज करते हैं। ठीक है ना? और क्या बन जाता है? NaCl का फॉर्मेशन हो गया, माइनस ऑफ NaCl लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई? अब इससे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक तो ये चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आती थी क्या? H2O2 के साथ रिएक्शन। H2O2 जब H प्लस के साथ हम लेते थे तो पहले बनता था हमारा किस कलर का कंपाउंड? पहले बनता था ब्लू, फिर ऑन स्टैंडिंग थोड़ी देर बाद ये कन्वर्ट हो जाता था ग्रीन कलर में। पहले बनता था ब्लू और फिर वो कन्वर्ट हो जाता था ग्रीन कलर के कंपाउंड में। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये कौन सा था? और यदि मुझे ब्लू बनाना ही रहता था, इसको यहीं पर रखना ही रहता था कि ये टूटे ना, तो हम इसके अंदर H2O2 के साथ कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर वीथर मिला देते थे, ईथर या एमाइल एल्कोहल, इसको मिला देते थे। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। ऐसी कंडीशन में यहां पर ब्लू कलर जो था वो डिकम्पोज नहीं होता। तो आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि ये ब्लू कलर और ये ग्रीन कलर जो आ रहे हैं, इनके आने का कॉज क्या है। ठीक है, जो Cr K2Cr2O7 है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? जरा इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम आ रही है। मैक्सिमम मतलब ऑक्सीजन वाली लिंकेज होगी O माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O, Cr, O माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये रेजोनेंस कर रहा है, यानी ये आपके सारे बॉन्ड लेंथ 1 2 3 और ये सारी बॉन्ड लेंथ, ये सब एक जैसी होंगी। 6 इक्विवेलेंट बॉन्ड्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, ये अलग होगी। अब इसके अंदर और जरा चीज समझिए, ये जो है ये 6 एक ये वाले और ये वाले, इनकी बॉन्ड लेंथ सेम टाइप की होगी, इनकी सेम टाइप की होगी। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर और चीज समझिए, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। यदि मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा D3S, शेप होगा टेट्राहेड्रल, शेप होगा हमारा टेट्राहेड्रल। और अगर देखा जाए तो यहां क्या कोई dd ट्रांजिशन हो पाएगा? कैसे हो सकता है dd ट्रांजिशन? 4s1 और 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है,
यहां +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो डी में तो कुछ बचा ही नहीं, सब उड़ गए। यानी यहां पर जो होगा वो होगा इधर से इधर चार्ज ये +6 वाला घसीटेगा यहां से इलेक्ट्रॉन, और इस कारण से इलेक्ट्रॉनों का मोशन होगा। ठीक है, यानी ये होगा किसके कारण, LMCT के कारण इस पर्टिकुलर चीज का ऑरेंज कलर आता है। ये चीज भी समझ में आ गई। ठीक, अगला जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट केमिकल है जिसके बारे में अपन को बात करनी है वो है KMnO4। ठीक है, चलो KMnO4 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं लैब प्रोसेस के बारे में। लैब प्रोसेस, ठीक है, तो लैब में ये बनाया जाता है, हमने Mn+2 का कोई सॉल्ट ले लिया और उसकी रिएक्शन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O8-2 के साथ करा दी। हम सबको पता है कि ये शुरुआत में ही आता था, फुल ओजोन बर्बाद, थोड़ा, ये तीसरे नंबर पर ही आता था, तीसरे चौथे नंबर पर ही आता था। यानी खुद क्या होगा, खुद ये रिड्यूस होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स लेगा, खुद ये क्या होगा, रिड्यूस होगा, और सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। अब मुद्दे की बात ये आती है कि रिड्यूस ये कैसे होगा। तो होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस O O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस। ये जब मिक्स होता है तो परऑक्सी लिंकेज आपको पता है अनस्टेबल होती हैं, ब्रेक करती हैं, और ये बनाता है क्या, S डबल बॉन्ड O O माइनस, यहां पर O फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड O, दूसरे वाला भी ऐसा ही कुछ, और फिर ये दो इलेक्ट्रॉनों को ऐड करवाता है अपने अंदर और कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, ट्वाइस ऑफ SO4-2 में। यानी खुद इसका क्या हुआ, रिडक्शन, ये चेंज होता है सल्फेट में और इसको ऑक्सीडाइज करके बनाता है MnO4-। ठीक है, इस चीज के, ये तो लैब मेथड है। कोई भी सॉल्ट जो है इसके साथ, आप जरा इसके लिए क्या करिएगा, मुझे बैलेंस रिएक्शन बताइए कि क्या आ रही है, टोपी मेथड लगाइए और बैलेंस रिएक्शन बताइए। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड की। इंडस्ट्रियल मेथड जो है वो क्या है, इसमें हम लेते हैं पायरोलिसाइड को, कई बार नाम सुना है आपने इसका, MnO2 पायरोलिसाइड। ठीक है, और इसके अंदर हम एक ट्रांसफॉर्मेशन रिएजेंट यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रिएजेंट आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट, जिंक एल्युमिनियम और NaOH ट्रांसफॉर्म कर देता है किसके अंदर, अमोनिया के अंदर। ऐसे ही यहां पर जो ट्रांसफॉर्मेशन रिएजेंट होते हैं वो होता है KOH O2, ये ले सकते हो, या KNO3O2, इसको लिया जा सकता है। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में ये ट्रांसफॉर्म होता है और बनाता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन रिएजेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन रिएजेंट क्या करते हैं, इस पायरोलुसाइड को एयर ऑक्सीडाइज करता है और बेसिक मीडियम में जो Mn है ये एग्जिस्ट करता है एक ही फॉर्म में, MnO4-2 में। बेसिक मीडियम में Mn किस में जाता है, MnO4-2 में, और फिर हम इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं। अब इसके ऑक्सीडेशन के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, या तो कोई केमिकल मेथड यूज कर लो,
केमिकल मेथड का मतलब क्या है? कोई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो जो शुरुआत में आते हैं, जैसे आप ले लो ओजोन या ले लो आप क्लोरीन वाटर। ये सब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि हमको बनाना क्या है? हमको बनाना है KMnO4। तो आप केमिकल मेथड का यूज कर सकते हो या आप यहां पर इलेक्ट्रिकल मेथड का यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस करवाओ इसकी। ठीक, जैसे कोलवेज हुआ था ना, तो CH3COO माइनस ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए थे, तो वैसे ही यहां पर इलेक्ट्रिकल कंडीशन में भी क्या हो सकता है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। ठीक है, और ऐसी कोई चीज को फॉर्म कर दे MnO4-2, ये इलेक्ट्रोड पर जाए, एनोड पर जाए और खुद को क्या कर ले? एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। या तो ये करवा लो या आप करवा सकते हो केमिकल मेथड। ओजोन खुद रिड्यूस होगी, O2 बनाएगी और यहां पर फॉर्म कर देगी MnO4- प्लस ऑक्सीजन को। क्लोरीन और वाटर आपस में कंबाइन होकर HClO बनाता है और HCl और HClO बनाता है। HClO टूटकर चीजों को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहां पर यदि आपने क्लोरीन वाटर लिया होता तो ये बना देता ये या ये। जैसे एसिडिक मीडियम में लेने पर CrO4-2 डाइमराइज होता है, वैसे ही ये एसिडिक मीडियम में लिए जाने पर डिस्प्रपोर्शनेट होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। और वो किस फॉर्म में चेंज होता है? ये आता है एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में तो यही एग्जिस्ट करता है, MnO4- प्लस MnO2 प्लस H2O, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। लेकिन हम इस चीज का यूज इंडस्ट्री में नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर KMnO4 तो बनता है, लेकिन कुछ Mn जो है MnO2 के फॉर्म में वापस मिलता है। तो जो परसेंटेज यील्ड है ना रिएक्शन की, वो इतनी ज्यादा नहीं होती। इसलिए हम मूव करते हैं केमिकल मेथड या इलेक्ट्रिकल मेथड की तरफ। कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। KMnO4 की जो भी प्रोसेस है जो ये ऑक्सीडाइज करता है, वो वही हैं जो आपने K2Cr2O7 के अंदर पढ़ी थी। वो वही प्रोसेस है, लेकिन इसके अंदर ये कमबख्त कई मीडियम में करता है। तो एसिडिक मीडियम में वही प्रॉपर्टीज हैं जो हमने K2Cr2O7 के लिए पढ़ी थी, लेकिन इसके लिए कुछ और प्रॉपर्टी हमको पढ़नी पड़ेगी, और वो मैं यहां नोट करके लिख रहा हूं। यहां मैं नोट के कुछ पॉइंट लिखूंगा। यदि इफ वीक बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं। वीक बेसिक का मतलब बहुत कम बेसिक, या आप कह सकते हो और न्यूट्रल। वीक बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में, अच्छा, एसिडिक मीडियम यदि होगा, पहला पॉइंट लिख देते, यदि एसिडिक मीडियम होगा तो MnO4- किस में चेंज होगा? Mn+2 में। दूसरी चीज, यदि वीक बेसिक और न्यूट्रल मीडियम होगा, ये न्यूट्रल की कहानी चल रही, वीक बेसिक, इस वक्त यहां पर आपको ये 3 रिएक्शंस याद रखनी है। अगर वीक बेसिक होगा तो ये I- को IO3- में ले जाएगा, जबकि एसिडिक में ये I- को I2 में ले जाता था। H2O3-2 को, ये वहां कुछ नहीं होता था इस पर, ये कन्वर्ट करता है सल्फेट के अंदर, और MnSO4 को ये कन्वर्ट करता है MnO2 के अंदर। ये 3 रिएक्शंस हैं जो आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, और खुद किस में जाता है? खुद कन्वर्ट होता है MnO2 के अंदर। KMnO4- खुद किस में आता है? इसके अंदर, और इसको ले जाता है इस वाली चीज के अंदर। ठीक, ये जो तीसरी रिएक्शन है,
इस तीसरी रिएक्शन के लिए हमको कैटेलिस्ट रिक्वायर्ड होता है। ये बिल्कुल याद करने वाली चीज है बच्चों, ठीक है ना। इसके लिए कैटेलिस्ट रिक्वायर्ड होता है, वो होता है ZnSO4 एंड ये ले सकते हो और जिंक ऑक्साइड। ये अंतर है ऊपर वाले से, जिंक ऑक्साइड यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। ये बात हो गई। अच्छा, यदि नोट का पहला पॉइंट है, ए के अंदर ये दोनों लिख लेना। अब मैं बात करता हूं सेकंड। मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट बता रखा है, अगर याद हो तो मुझे अभी बताओ, हीटिंग इफेक्ट दोनों पर क्या लगता है? किस पर? K2Cr2O7 को हीट करने पर क्या होता है, और KMnO4 को हीट करने पर क्या होता है? अगर आप ये दोनों बता ले जाओगे तो बिल्कुल इससे ही मिलती जुलती रिएक्शन है, रिएक्शन विथ H2SO4। K2Cr2O7 या KMnO4 जब H2SO4 से रिएक्शन करते हैं तो जैसे हीटिंग के वक्त होता था ना, दोनों रिएक्शन सिमिलर टाइप की चलती है। दोनों रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर टाइप की। एक में बनाओ Mn का ऑक्साइड Mn2O7 प्लस बनाओ कॉन्सेंट्रेटेड प्लस बनाओ KHSO4 कॉन्सेंट्रेटेड है, तभी यहां बाइसल्फाइड लिख रहे हैं। अब तो समझ में आ रहा होगा, प्लस वाटर। ये क्या मैंने बना दिया, ये तो नीचे में बनेगा ना फिर। सिमिलर का मतलब क्या, इसका इसमें बना दूंगा, ठीक है। इधर आएगा क्या, Mn2O7, ठीक है, ग्रीन कलर का ऑयल है ये, प्लस आपका बनेगा KHSO4 प्लस वाटर। ऊपर वाले केस में यहां फॉर्मेशन होगा क्रोमियम का ऑक्साइड दिस प्लस KHSO4 प्लस वाटर, ठीक है। अच्छा, अब नोट का लास्ट पॉइंट देखो बच्चों, जो ये डी ब्लॉक है ना, जहां पर ये आप पढ़ रहे हो, इसके अंदर जैसे हमने एक क्रोमियम लिया, क्रिमिनल मोस्ट वांटेड, ठीक है। तो यदि मैं इसके अंदर इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करूं, इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करूं, इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करूं, ठीक है, तो जरा पी ब्लॉक में सोचो। पी ब्लॉक में क्या होता था, जब आप किसी भी पीरियड में नीचे की तरफ आते थे तो नीचे वाले एलिमेंट्स के अंदर क्या चीज होती थी, जो नीचे होते थे वो अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते थे, ऊपर वाले अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते थे। बट यहां पर ये इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता। यहां ऊपर वाला क्रोमियम आसानी से कन्वर्ट हो जाता है Cr+3 में, खुद रिड्यूस होता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट MO और W, इसके अंदर ये आपकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, ये बिहेव नहीं करती कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वेजेंट की तरह, ठीक है ना। यानी यहां पर ऑब्जर्व नहीं होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, यदि KMnO4 के अंदर हम बात करें कि ये कैसा है, MnO- डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। Mn के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D3S है,
और कलर आने का कारण LMCT ही है। आ रही बात समझ में? जल्दी इसको टिप्स। इस तरह से अपना ये डी ब्लॉक जो है वो खत्म हुआ। अब डी ब्लॉक में एक प्रॉपर्टी बची है और उस पर सवाल आता है ज्यादा, और वो है हमारा क्या, एडवांस में, और वो है हमारा क्या, जो रिड्यूसिंग, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, और मेंस के लिए बचा है आपका एफ ब्लॉक। देखते हैं उसको, पहले इसको टिपो।